Good morning, students. Today we are studying chapter 4 of history, and we have studied about the Akbar administration, and the main person was Chief Diwan. The मीर बख्शी was in charge of the military. मिलिट्री को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी उस टाइम में, और मीर बख्शी उस मिलिट्री का इंचार्ज था। वो सारे जो ऑर्डर्स देता था अपॉइंटमेंट के लिए, जितने भी मनसबदार थे उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी सैलरी से रिलेटेड सारे काम मीर बख्शी करता था। उसने सुपरवाइज़ किया था मेनली उन हॉर्सेस के ब्रांड को, जैसे उनके यहाँ जो भी हॉर्सेस होते थे जिसको हम दाग कहकर पुकारते हैं, और जितने भी पर्सन सोल्जर्स होते थे उनको चेहरा के नाम से वो रूटीन में चेक किया करता था। जैसे अटेंडेंस शीट होती है, ऐसे ही सोल्जर्स की भी डेली अटेंडेंस होती थी, जिसे मस्टर रोल कहा जाता था, चेहरा। और हॉर्सेस पर एक निशान लगा दिया जाता था, जिससे उनको अपने यहाँ जो मिलिट्री में हॉर्सेस थे उनकी पहचान रहती थी, और उन्हीं हॉर्सेस को वो अपनी मिलिट्री में शामिल करते थे। ही वॉज असिस्टेड बाय अदर बख्शीज, और उसको असिस्ट कौन करता था? सारे बख्शी उसके अंडर होते थे और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। मीर समन वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल कारखानाज। रॉयल कारखानाज का मतलब है, कारखाना एक ऐसी यूनिट होती है जहाँ पर प्रोडक्शन की जाती है, आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, फिनिश्ड गुड्स में चेंज किए जाते हैं। तो मीर समन उसका ऑफिसर था, इंचार्ज था, और वो सारा देखता था कि उसने कौन कौन से आर्टिकल्स खरीदने हैं, कौन कौन से रॉयल जो अमीर लोग थे उनके घरों के लिए क्या क्या स्टोर करना है, कौन कौन से आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर करने हैं, फिर चाहे वो युद्ध हो के हथियार हों, वेपन्स ऑफ वॉर हो, या फिर आर्टिकल्स ऑफ लग्जरी, या फिर उनके जो घर होते थे उनके ऐशो आराम की चीज़ें। द सदर प्रोटेक्टेड द लॉज ऑफ शरीयत, वाइल द हेड ऑफ जुडिशरी वॉज नोन एज क्वाजुल कज़ात। जो शरीयत थी, शरीयत एक तरह से कुरान का ही हिस्सा होती है, जिसमें जितने भी कानून थे उसको सदर प्रोटेक्ट करता था, और जुडिशरी का जो हेड था वो था क्वाजिल कज़ात। जो गवर्नर था सूबा का वो था सूबेदार, उसको डायरेक्टली अब एम्परर यानी कि राजा ही अपॉइंट करता था, और सूबेदार का जो टाइम पीरियड था वो लगभग 3 साल का होता था। मैंने आपको बताया था कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें वो कंटिन्यूटी नहीं होती थी कि वो बार बार मैक्सिमम 3 साल के लिए एक ऑफिसर रखते थे और उसके बाद उसे चेंज कर देते थे, ताकि डिसेंट्रलाइज हो सके पावर। ही लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड आर्मी। वो सारे आर्मी की लोगों की वेलफेयर का भलाई के बारे में सोचता था, और जितने भी लॉ एंड ऑर्डर थे वो बनाता था, सूबाज के लिए वही बनाता था। कौन? सूबेदार। ही वॉज असिस्टेड बाय बख्शी द मिलिट्री पे मास्टर। उसे कौन कौन असिस्ट करता था? बख्शी, मिलिट्री पे मास्टर, मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, मिलिट्री कमांडर्स, ये सारे उसे फॉलो करते थे। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है ये हमने आइडेंटिफाई करना है। ये है जामा मस्जिद। व्हेन वाज इट बिल्ट? ये कब बनी थी? 1656 में। हु बिल्ट इट? और इसे बनवाया किसने था? शाहजहां ने। द फाइनेंसेस वर टेकन ऑफ केयर ऑफ बाय द दीवान एट द सेंट्रल लेवल। जो मेन लेवल पर जो सारी इंपॉर्टेंस थी वो थी दीवान को, और उसे ही सारे फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेने होते थे वो सारे दीवान को ही लेने होते थे। तो मुगल्स जो थे वो पूरा नज़र रखते थे अपने ऑफिसर्स पर, प्रोविंसेस में जितने भी ऑफिशियल्स थे उन सारों पर नज़र रखते थे। कैसे? क्योंकि जितने भी ऑफिस थे, इंस्टीट्यूशन थे, सब इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से, इसलिए वो एक दूसरे पर नज़र रखते थे। इसके अलावा जो मुग़ल रूलर थे जो बार बार विज़िट भी करते रहते थे हर सूबाज में, ताकि और ऑफिशियल को जो भी ट्रांसफ़र करनी है 3 साल के बाद उसको देखते रहते थे, ताकि इससे वो ऑफिशियल्स को आराम से चेक भी कर सकते थे। अब है इबादत खाना। अकबर ने एक मुग़ल एम्पायर जो न्यू कैपिटल बनाई थी फतेहपुर सीकरी में, और उसने इसने यहाँ पर किस लिए बनाई थी कि अपनी कोर्ट की जितनी भी डिबेट्स होती थी, अलग अलग रिलीजियन की जो रिप्रेजेंटेटिव उसमें आते थे, क्रिश्चियंस, हिंदूज, जोरोस्ट्रियंस, जैन्स, ये सारे अलग अलग लोग इकट्ठे करके उसमें डिबेट करते थे, और ये इसका नाम क्या था? इबादत खाना। और ये कहाँ बनी हुई थी? फतेहपुर सीकरी में। इसे बोला जाता था इबादत खाना का हॉल ऑफ प्रेयर। यहाँ पर सारे मिलकर प्रेयर भी करते थे। मुगल एम्पायर इन क्राइसिस। अब इतना कुछ एक्सपेंड करने के बाद भी मुगल एम्पायर क्राइसिस में कैसे आया, कैसे डिक्लाइन की तरफ चला गया? इसके रीजंस थे 3। फर्स्ट रीज़न है जो रिवेन्यू होता था वहाँ से, उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा, उसके पास खजाना भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। तो इसके जब इतना ज़्यादा खजाना इकट्ठा हो गया तो मुगल जो एम्पायर थे अलग अलग कैंपेन्स में भी पार्टिसिपेट करने लग गए थे। उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए, और मुगल जो एम्परर थे, राजा थे, मनसबदार थे,
उन्होंने अपना बहुत सारा इनकम का पार्ट गुड्स को परचेज करने में लगा दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो उनका खर्चा बढ़ता चला गया। उनका तो खर्चा बढ़ गया, लेकिन आर्टिशियंस का और पीजेंट्री को काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो मनसबदार को इसके बदले में गुड्स और प्रोड्यूस सप्लाई करते थे। पर जब रिवेन्यू कलेक्शन उसके बाद बहुत ही कम बचता था पीजेंट्स के हाथों में, आर्टिशियन के हाथों में, क्यों? क्योंकि उन्हें सामान खरीदना पड़ता था। तो इतना कम रिवेन्यू बचने की वजह से वो पूरे टूल्स नहीं खरीद पाए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पूरे टूल्स नहीं खरीद पाए। तो औरंगजेब के राज में क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीजिंग फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑफ डेक्कन वार्स, जो दक्कन के साथ युद्ध हुआ था, इसके कारण जो उसका फाइनेंशियल स्ट्रेन था, मतलब फाइनेंस रिलेटेड दबाव था, वो बढ़ता चला गया। और एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो तो पहले ही वो नहीं था, फिक्स नहीं था, चेंज होते रहते थे ऑफिसर्स। तो जागीरदारी सिस्टम में अलग अलग लोग आए, वो एफिशिएंट नहीं थे। अब डेक्कन के जितने भी नॉवेल्स थे उनको अलग अलग मनसब दिए औरंगजेब ने, जिसके कारण जागीर की जो लैंड थी उस पर भी क्राइसिस होने लगा। अब इस क्राइसिस के कारण जागीरदार ने अपना रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जागीर तो अब उनके पास थोड़े टाइम के लिए ही रहेगी। तो अब इसलिए अब जो किसान थे उनको फ़ायदा कम होने लगा, क्योंकि जो ये मनसबदार थे अपने हाथ में रखने लगे सब कुछ। तो अब किसानों ने लैंड छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर दिया, और वो वायलेंट होते चले गए। जाट, सतनामी, सिख, मराठा और दूसरे भी कई लोगों ने नॉर्दर्न इंडिया में रिवोल्ट कर दिया। ये भी एक मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का कारण था। दूसरा कारण क्या था, नोबल्स वाइड फॉर द मोस्ट प्रॉफिटेबल जागीर्स। नोबल क्या चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली जागीर मिले, जिसके कारण करप्शन होने लगा। फैक्शनलिज्म क्या होता है, ग्रुपिज्म। उन्होंने आपस में ग्रुप बनाने शुरू कर दिए औरंगजेब की डेथ के बाद, जिसके कारण भी मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया। ईरानी, तुरानी, डेक्कनी, हिंदुस्तानी, इन्होंने सारों ने अपने अपने राज्य बना लिए, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ उन्हें जो जगह मिली वहाँ वहाँ वो इंडिपेंडेंट अपना नेशन बनाते चले गए। नादिर शाह ने जो इन्वेजन किया था, आक्रमण किया था 1739 में, इसके कारण भी मुगल एम्पायर वीक हो गया। अब मैंने आपको 3 रीज़न बताए। एक तो रिवेन्यू पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फिर उन्होंने आर्टिशियंस के ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया, फर्स्ट रीज़न ये था। सेकेंड रीज़न ये था कि जो नॉबल्स थे वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल जागीर चाहते थे, जिसके कारण उनमें आपस में झगड़े आने शुरू हो गए, करप्शन बढ़ता गया। तीसरा रीज़न ये था, जो किसान थे उनका अ, उनको ये वो वायलेंट हो गए थे, और जिसके कारण उन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया। और 1739 में जो इसने नादिर शाह ने अटैक किया था, इन्वेजन किया था, इसने भी मुगल पावर को डिक्लाइन की तरफ भेज दिया। थैंक यू।